हेलो एवरीवन। मैं क्षितेश जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट निरंजन केशरवानी कॉलेज कोटा। कंपनी लॉ या बिजनेस लॉ के पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म क्या है, कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी एक्ट 2013 की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त हमने कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी और कंपनी के कॉरपोरेट पर्सनालिटी के फीचर को सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के केस लॉ के माध्यम से विस्तार से जाना था। हमारे आज के डिस्कशन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के प्रकार। इसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी भी कहा जाता है। यह टॉपिक बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस और एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। आप सभी ने कंपनी के बहुत से प्रकारों के बारे में सुना होगा। कंपनी के क्लासिफिकेशन या कंपनी के प्रकारों को सरल तरीके से समझने के लिए हम उन्हें 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन या समामेलन के आधार पर कंपनी, लायबिलिटी या दायित्व के आधार पर कंपनी, कंट्रोल या नियंत्रण के आधार पर कंपनी और अन्य आधारों पर कंपनी कौन कौन सी होती है उन्हें हम देखेंगे। इनकॉर्पोरेशन के आधार पर कंपनी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: चार्टर कंपनी, स्टेचुरी कंपनी और ऐसी कंपनी जिनका निर्माण कंपनी एक्ट के माध्यम से होता है। लायबिलिटी के आधार पर कंपनी 2 प्रकार की होती है: अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी 2 प्रकार की हो सकती है: लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर्स या अंशों के आधार पर लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनियां 2 प्रकार की होती हैं: प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। नियंत्रण की मात्रा या कंट्रोल के आधार पर कंपनियों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। अन्य आधारों पर यदि कंपनी के प्रकारों की बात की जाए तो उनमें सबसे प्रमुख कंपनी है 1% कंपनी। यह कंपनी का एक नया प्रारूप है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से मान्यता प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त स्मॉल कंपनी, फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनी ये कंपनी के महत्वपूर्ण प्रकार हैं। इन सभी प्रकारों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इनकॉर्पोरेशन या समामेलन के आधार पर कंपनी का सबसे पुराना प्रकार है चार्टर कंपनी। प्राचीन समय में जब विश्व में लोकतंत्र सभी देशों में अस्तित्व में नहीं आया था और शासन व्यवस्था राजा या रानी के द्वारा संचालित की जाती थी, तब राजा या रानी के द्वारा अपने देश के व्यापार के प्रोत्साहन के लिए या सैनिक शक्ति में बढ़ावा देने के लिए विशेष आज्ञा के माध्यम से कंपनी का निर्माण किया जाता था। इसे ही चार्टर कंपनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना ब्रिटेन की महारानी की आज्ञा से सन 1600 में हुई थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसकी स्थापना 1694 में हुई थी और बैंक ऑफ जापान, जिसकी स्थापना 1882 में हुई थी। चूँकि वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न देशों से राजशाही का अंत हो गया है, इसलिए विश्व में अब इस प्रकार की कंपनी नहीं पाई जाती है। स्टेट्यूटरी कंपनी या वैधानिक कंपनी उन कंपनियों को कहा जाता है जो कि राष्ट्रीय महत्व के कार्य के लिए स्थापित की जाती हैं। ऐसी कंपनियों की स्थापना के लिए संसद में विशेष अधिनियम पारित किया जाता है। इसके लिए पहले संसद के दोनों सदनों में बिल या विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जब संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद उस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है तो वह एक्ट में बदल जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के माध्यम से हुई थी और यह 1935 में अस्तित्व में आया था। भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के माध्यम से हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम, इसकी स्थापना लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 के माध्यम से हुई थी। इसी प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964 के माध्यम से की गई थी। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कंपनी का निर्माण कंपनी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। इन्हें रजिस्टर्ड कंपनियां भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उन सभी कंपनियों को रखा जाता है जिनका निर्माण कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत हुआ हो या इसके पूर्व के कंपनी एक्ट 1882, 1886, 1913 या 1956 के एक्ट के अंतर्गत हुआ हो। इसका अर्थ है कि यदि किसी कंपनी का निर्माण पूर्व के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो तो उसे भी मान्यता प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और डाबर इंडिया लिमिटेड, ये सभी कंपनियां कंपनी एक्ट के द्वारा निर्मित की गई हैं। दायित्व के आधार पर कंपनियां 2 प्रकार की होती हैं: अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से आशय उन कंपनियों से है जिनके अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है। इसका अर्थ है यदि कंपनी का समापन हो जाए
और कंपनी की संपत्ति कंपनी के ऋणों और उत्तरदायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त न हो तो ऐसी स्थिति में उस कंपनी के अंशधारियों को व्यक्तिगत रूप से कंपनी के ऋणों और उत्तरदायित्वों का भुगतान करना पड़ता है, भले ही इसके लिए उन्हें अपने घर के व्यक्तिगत सामानों को ही क्यों न बेचना पड़े। अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म की एक बहुत बड़ी कमी थी। इसी कमी को दूर करने के लिए कंपनी के प्रारूप की स्थापना की गई थी। इसलिए वर्तमान समय में अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनियों का प्रचलन नहीं है। सीमित दायित्व वाली कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से आशय उन कंपनियों से है जिनके सदस्यों या शेयर होल्डर्स का दायित्व सीमित होता है। इन कंपनियों को अपने नाम के सामने लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना होता है। ये कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी और अंशों के द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी उन कंपनियों को कहते हैं जिनके अंशधारी कंपनी को एक निश्चित राशि या फिक्स्ड अमाउंट देने की गारंटी देते हैं। अब सवाल है कि अंशधारियों का यह दायित्व कब उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर है कि कंपनी के जीवन काल में इस प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। यदि अंशधारियों की सदस्यता के रहते कंपनी का समापन हो जाए या अंशधारियों के द्वारा कंपनी की सदस्यता त्यागने के बाद 1 वर्ष के भीतर कंपनी का समापन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अंशधारियों का दायित्व उत्पन्न हो जाता है और जितनी राशि उनके द्वारा निर्धारित की जाती है उस राशि का भुगतान कंपनी को कर दिया जाता है। इन कंपनियों की स्थापना मुख्य रूप से आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, कॉमर्स, कौशल विकास और धार्मिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। अंशों के द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी उन कंपनियों को कहते हैं जिनके शेयर होल्डर का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। यदि शेयर होल्डर ने अपने अंश की कीमत का पूरा भुगतान नहीं किया है तो उसका दायित्व केवल अनपेड अमाउंट तक ही रहता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शेयर होल्डर के पास कंपनी के 1000 शेयर हैं कि उसके पास कंपनी के कुल 1 लाख रुपए के शेयर हैं। अब यदि कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की जाती है और शेयर होल्डर के द्वारा 80,000 रुपये का ही भुगतान किया जाता है, तो भविष्य में उस शेयर होल्डर के द्वारा केवल 20,000 रुपये के अनपेड अमाउंट का ही भुगतान किया जाएगा। यदि कंपनी को अधिक हानि हो जाती है और अंशधारी से अतिरिक्त राशि की मांग भी की जाती है, तो अंशधारी उसके द्वारा न चुकाई गई केवल 20,000 रुपये की राशि के लिए ही उत्तरदायी होता है, उससे अधिक की राशि के लिए वह उत्तरदायी नहीं होता है। इस प्रकार अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी में शेयर होल्डर का दायित्व कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के 2 प्रकार होते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी, इसका वर्णन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में किया गया है। इसके अनुसार प्राइवेट कंपनी उन कंपनियों को कहते हैं जिनके शेयर होल्डर की संख्या कम से कम 2 होती है और अधिक से अधिक यह संख्या 200 हो सकती है। 200 की इस संख्या में कंपनी के वर्तमान कर्मचारी या कंपनी के पूर्व कर्मचारियों को काउंट नहीं किया जाता है और इसके अतिरिक्त यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में संयुक्त रूप से शेयर रखते हैं तो उन्हें भी एक सदस्य के रूप में ही काउंट किया जाता है। प्राइवेट कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। इसका अर्थ है कि कंपनी के शेयर होल्डर अपने सदस्यों के अलावा बाहरी व्यक्तियों को कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में पब्लिक सब्सक्रिप्शन की अनुमति नहीं होती है। इसका अर्थ है कि प्राइवेट कंपनी अपने अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी अपने सदस्यों या अपने डायरेक्टर्स के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से जमा स्वीकार नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स या संचालकों का होना जरूरी है। कंपनी के शेयर की कीमत डायरेक्टर्स के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। कंपनी एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि प्राइवेट कंपनी को अपनी पहचान बताने के लिए अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना जरूरी होता है। कंपनी एक्ट 2013 के निर्माण के समय प्राइवेट कंपनी के लिए न्यूनतम 1 लाख रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल को रखने का प्रावधान था, पर कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 के माध्यम से प्राइवेट कंपनी के लिए न्यूनतम पूंजी के इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अब प्राइवेट कंपनी के लिए न्यूनतम पेड अप शेयर कैपिटल का कोई प्रतिबंध नहीं है। पब्लिक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी, इसका वर्णन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में किया गया है। कंपनी एक्ट के अनुसार ऐसी कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे पब्लिक कंपनी कहा जाता है। कंपनी एक्ट 2013 के निर्माण के समय पब्लिक कंपनी के लिए पहले न्यूनतम 5 लाख रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल का प्रावधान था। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के माध्यम से मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल के प्रावधान को हटा दिया गया है। वर्तमान में पब्लिक कंपनी के लिए न्यूनतम पेड अप शेयर कैपिटल का कोई प्रतिबंध नहीं है। कंपनीज एक्ट के अनुसार पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स की संख्या न्यूनतम 7 होनी चाहिए।
शेयर होल्डर्स की अधिकतम संख्या के लिए किसी प्रकार की लिमिट नहीं रखी गई है। इस संख्या में कंपनी के वर्तमान कर्मचारी और कंपनी के पूर्व कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाता है, और इसके अतिरिक्त 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यदि संयुक्त रूप से शेयर रखते हैं तो उन्हें एक सदस्य के रूप में ही काउंट किया जाता है। प्राइवेट कंपनी के विपरीत पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने की अनुमति होती है। इसके अतिरिक्त पब्लिक कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शन ला सकती है। इसका अर्थ है कि यदि पब्लिक कंपनी को कभी पूंजी की आवश्यकता हो तो वह आम जनता को शेयर्स खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है। पब्लिक कंपनी के लिए अपने एनुअल अकाउंट्स जनता के सामने पब्लिश करना आवश्यक होता है और अपने नाम के अंत में इन्हें पब्लिक लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य होता है। अब यदि कंपनी के कार्य के संचालन पर नियंत्रण के आधार पर कंपनी के प्रकारों का वर्गीकरण किया जाए तो इसमें सबसे प्रमुख प्रकार है सरकारी कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी उन कंपनियों को कहते हैं जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल का न्यूनतम 51% केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार के पास होता है। चूँकि कंपनी के 51% या अधिक अंश सरकार के पास होते हैं, इसलिए कंपनी के सभी डायरेक्टर्स या अधिकांश डायरेक्टर्स की नियुक्ति सरकार के द्वारा ही की जाती है। गवर्नमेंट कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और इसके कर्मचारी पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG के द्वारा किया जाता है और गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रस्तुत की जाती है। गवर्नमेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स का दायित्व भी लिमिटेड होता है और यह पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार की कंपनी हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात जो हम सभी को मालूम होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कंपनी की यदि कोई सहायक कंपनी होती है तो वह भी एक गवर्नमेंट कंपनी होती है। कार्य के संचालन के नियंत्रण के आधार पर कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है सूत्रधारी कंपनी या होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी वह होती है जिसका किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण होता है। यदि किसी कंपनी का उसकी सहायक कंपनी के 50% से अधिक अंशों पर स्वामित्व हो या किसी कंपनी का उसकी सहायक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पर नियंत्रण हो तो उसे सूत्रधारी या होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में होल्डिंग कंपनी के द्वारा सहायक कंपनी के सभी कार्यों का नियंत्रण किया जाता है और उसे कार्य करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। होल्डिंग कंपनी के नियंत्रण में कार्य करने वाली कंपनी को सहायक कंपनी या सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर होल्डिंग कंपनी का नियंत्रण होता है। सब्सिडरी कंपनी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय होल्डिंग कंपनी के द्वारा ही लिए जाते हैं। यदि सहायक कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी होती है तो इसे भी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि A एक होल्डिंग कंपनी है और B उसकी सब्सिडरी कंपनी है, इसी प्रकार B की सब्सिडरी कंपनी C है, तो ऐसी दशा में C A की भी सब्सिडरी कंपनी होगी। नियंत्रण की मात्रा के आधार पर कंपनी का एक और महत्वपूर्ण प्रकार है एसोसिएट कंपनी। ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी की शेयर कैपिटल, उसके व्यवसाय के संचालन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर किसी दूसरी कंपनी का नियंत्रण हो। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि कंपनी A का कंपनी B की शेयर कैपिटल, उसके व्यवसाय के संचालन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर नियंत्रण है। अब यदि कंपनी A के नियंत्रण की मात्रा कंपनी B की शेयर कैपिटल के 20% से अधिक और 50% से कम हो तो ऐसी स्थिति में कंपनी B को कंपनी A की एसोसिएट कंपनी कहा जाता है। परंतु यदि कंपनी A का कंपनी B की शेयर कैपिटल के 50% से अधिक नियंत्रण हो तो ऐसी स्थिति में कंपनी A को होल्डिंग कंपनी और कंपनी B को सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। अब यदि हम इनकॉर्पोरेशन, लायबिलिटी और कंट्रोल के अतिरिक्त अन्य आधार पर कंपनी का वर्गीकरण करें तो कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वन पर्सन कंपनी, जिसे हम OPC भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वन पर्सन कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसमें केवल एक सदस्य होता है। पिछले लेक्चर में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के डिटेल में चर्चा की। हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में पूंजी की मात्रा सीमित होती है और सदस्यों का दायित्व अनलिमिटेड होता है। इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए काफ़ी लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि एक व्यक्ति को भी कंपनी के समान अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जा सके। ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में इस मांग को मानकर वन पर्सन कंपनी के कॉन्सेप्ट को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया। भारत में कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा वन पर्सन कंपनी को मान्यता प्रदान की गई। वन पर्सन कंपनी के इस प्रारूप के अंतर्गत व्यवसाय को प्रारंभ करना बहुत ही आसान है और व्यवसाय के संचालन के लिए भी बहुत से लोगों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। जो युवा एक नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह वन पर्सन कंपनी एक बेहतर प्रारूप है।
अब सवाल यह उठता है कि 1% कंपनी की स्थापना कौन कर सकता है। तो इसके लिए कंपनी एक्ट में बताया गया है कि 1% कंपनी की स्थापना के लिए व्यक्ति का नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, उस व्यक्ति का भारत का नागरिक होना आवश्यक है और साथ ही साथ उस व्यक्ति का भारत में निवासी होना जरूरी है। 1% कंपनी के लिए निवासी की जो परिभाषा बताई गई है वह इनकम टैक्स में बताई गई निवासी की परिभाषा से थोड़ी अलग है। 1% कंपनी के लिए भारत में निवासी से आशय उस व्यक्ति से लिया गया है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के ठीक पहले कम से कम 182 दिन भारत में निवासरत रहा हो। 1% कंपनी की ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं जो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म से अलग करती हैं। 1% कंपनी को कंपनी के कार्य संचालन की दृष्टि से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह दर्जा दिया जाता है, इसलिए 1% कंपनी को गठित करने की प्रक्रिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के समान ही होती है। 1% कंपनी का स्वामित्व किसी एक ही व्यक्ति का होता है और वही व्यक्ति उस कंपनी का एकमात्र शेयर होल्डर भी होता है। 1% कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, जो कि उसकी स्थापना का प्रमुख आधार भी रही है, वह है कंपनी के एकमात्र शेयर होल्डर की लिमिटेड लायबिलिटी। अन्य कंपनियों के समान 1% कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका अर्थ होता है कि कंपनी का अस्तित्व कंपनी के स्वामी के अस्तित्व से अलग माना जाता है और कंपनी के किए गए कार्यों के लिए कंपनी के स्वामी को दोषी नहीं माना जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी होने के कारण यदि भविष्य में कभी हानि हो जाती है तो कंपनी के ऋणदाता के द्वारा कंपनी के ऋणों की पूर्ति के लिए कंपनी के स्वामी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। 1% कंपनी में कंपनी का स्वामी ही एकमात्र शेयर होल्डर होता है, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 में यह प्रावधान किया गया है कि शेयर होल्डर किसी भी व्यक्ति को अपना नॉमिनी घोषित कर सकता है, जिससे कि उसकी अनुपस्थिति में या उसके मृत्यु के बाद कंपनी के व्यवसाय का संचालन किया जा सके। शेयर होल्डर या स्वामी अपनी मर्जी के अनुसार नॉमिनी को बदल भी सकता है। 1% कंपनी में कंपनी के स्वामी को व्यवसाय के संचालन में सहयोग प्रदान करने के लिए कम से कम एक और अधिक से अधिक 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। कंपनी का स्वामी, जो कि एकमात्र शेयर होल्डर होता है, वह भी डायरेक्टर हो सकता है। एक से अधिक डायरेक्टर होने की स्थिति में 1% कंपनी के लिए साल में 2 बार बैठक करना जरूरी होता है। 1% कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट मिलने के 7 दिनों के भीतर ही अपने व्यवसाय को चालू कर सकती है। कंपनी एक्ट 2013 में यह प्रावधान किया गया है कि जैसे प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखती है और पब्लिक लिमिटेड अपने नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड लिखती है, वैसे ही 1% कंपनी को अपने नाम के पीछे ओपीसी लिखना आवश्यक है। अब यदि 1% कंपनी के स्वामी को यह लगता है कि कंपनी के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उसे प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित कर दिया जाए, तो यह सुविधा कंपनी एक्ट 2013 में दी गई है, परंतु यह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि ओपीसी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से अधिक ना हो जाए या फिर उसका एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक ना हो जाए और 1% कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को 2 साल समाप्त न हो जाए। इसका अर्थ है कि 2 साल समाप्त होने के बाद यदि 1% कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से अधिक हो जाती है और उसका एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, तो उसे प्राइवेट कंपनी के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। यदि हम 1% कंपनी के लाभों की संक्षेप में चर्चा करें तो हम देखते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी होने के कारण कंपनी की पहचान उसके मालिक की पहचान से अलग होती है। कंपनी प्रारूप होने के कारण एक व्यक्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं, पूंजी निवेशकों आदि के माध्यम से धन को जुटाना आसान होता है। कंपनी प्रारूप होने के कारण 1% कंपनी में स्वामी या शेयर होल्डर का दायित्व लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना के लिए अन्य कंपनियों की तुलना में कम कागजी कार्रवाई करनी होती है। इस प्रकार 1% कंपनी छोटे कारोबारियों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। 1% कंपनी की कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि 1% कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सोल प्रोप्राइटरशिप की तुलना में जटिल है। एक व्यक्ति जो अपने आप को ओपीसी के रूप में रजिस्टर करता है वह उसी तरह की दूसरी किसी ओपीसी को रजिस्टर नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति जो किसी ओपीसी में नॉमिनी होता है वह अन्य किसी भी ओपीसी में नॉमिनी नहीं हो सकता है। माइनर व्यक्ति 1% कंपनी में न तो शेयर होल्डर हो सकता है और न ही वह नॉमिनी बन सकता है। इसके अतिरिक्त 1% कंपनी ऐसे किसी लेन देन को नहीं कर सकती है जो कि गैर वित्तीय प्रकृति का हो, और साथ ही साथ 1% कंपनी को बाद में किसी ऐसी कंपनी में भी नहीं बदला जा सकता जिसे कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के अंतर्गत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में रखा जाता है। कंपनी का एक और महत्वपूर्ण प्रकार है लघु कंपनी या स्मॉल कंपनी। लघु कंपनी के अंतर्गत उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जो कि पब्लिक कंपनी से अलग होती है।
ऐसी कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से कम होती है और जिनका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम होता है, उन्हें स्मॉल कंपनी की श्रेणी में रखा जाता है। कोई भी होल्डिंग कंपनी या कोई भी सब्सिडरी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाती है। लघु कंपनी को व्यवसाय करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सी आर्थिक छूट प्रदान की जाती है। स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा लघु कंपनियों की स्थापना को अनुमति दी जाती है। आर्थिक जगत में भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनी को लेकर अक्सर चर्चा होती है। ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि किस कंपनी को विदेशी कंपनी या फॉरेन कंपनी कहा जाता है। कंपनी एक्ट में विदेशी कंपनी के बारे में बताया गया है कि ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन भारत के बाहर होता है, वह कंपनी जो भारत के साथ विदेश में भी व्यापार करती है, उसे विदेशी कंपनी कहा जाता है। इनमें वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, मोबाइल एप्लीकेशन या अन्य किसी भी तरीके से व्यापार करने वाली कंपनियों को भी शामिल किया जाता है। कंपनी एक्ट में विदेशी कंपनी के लिए यह शर्त रखी गई है कि इनकी पेड अप शेयर कैपिटल का 50% से कम हिस्सा किसी भारतीय नागरिक या भारतीय कंपनी के पास होना चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी भारतीय नागरिक या किसी भारतीय कंपनी के पास कुल मिलाकर विदेश में रजिस्टर्ड किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल के 50% से अधिक में हिस्सेदारी हो तो उस कंपनी को विदेशी कंपनी नहीं कहा जाएगा, वह कंपनी भारतीय कंपनी मान ली जाएगी। आर्थिक उदारीकरण के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनियों का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मल्टीनेशनल कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो अपने व्यवसाय को अपनी स्थापना वाले देश के साथ साथ अन्य देशों में भी चलाती है और अन्य देशों में भी अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बेचती है। अब सवाल यह उठता है कि फॉरेन कंपनी और बहुराष्ट्रीय कंपनी में क्या अंतर है। तो फॉरेन कंपनी से आशय उस कंपनी से है जो भारत के बाहर स्थापित होती है, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में भी स्थापित हो सकती है। यानी भारत की कंपनी को भी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जा सकता है जिसका व्यापार भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी संचालित होता है। सैमसंग, एप्पल, होंडाई, जनरल मोटर्स, सोनी, एलजी, पेप्सी और कोका कोला ये मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रमुख उदाहरण हैं जिसे हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। आज के लेक्चर में हमने सेक्शन 8 कंपनी के बारे में चर्चा की थी। सेक्शन 8 कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 8 के अंतर्गत नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर्ड होती है। इन कंपनियों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि ये कंपनियां एजुकेशन, कल्चर, आर्ट, साइंस, रिसर्च, एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर, चैरिटी या स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं। इसलिए इन कंपनियों को अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं होती है और सरकार के द्वारा इन कंपनियों को विशेष प्रकार की आर्थिक छूट प्रदान की जाती है। कंपनी का एक अन्य प्रमुख प्रकार है निर्माता कंपनी या प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में कंपनी एक्ट 2013 में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि प्रोड्यूसर कंपनी का उल्लेख कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2002 के सेक्शन 581 के अंतर्गत किया गया है। इसके अंतर्गत उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जिनका रजिस्ट्रेशन कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए किया जाता है। इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने इनकॉर्पोरेशन, लायबिलिटी, कंट्रोल और अन्य आधारों पर कंपनी के विभिन्न प्रकारों को सरल तरीके से समझने का प्रयास किया। यदि आपको आज का यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।